फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना आसान है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो एनएफए बेसिकली बनाना इसलिए भी आसान है कि उसमें ना आपके पास रिस्ट्रिक्शन कम होती है। देखें, पहले तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि भाई एनएफए क्या है। एनएफए, ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक, जैसे डीएफए था डिटर्मिनिस्टिक था। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, देखिए 5 चीजें होती हैं, क्यू नॉट, कैपिटल क्यू, सिग्मा, एफ एंड डावा। तो 5 चीजें जो होती हैं, उन 5 चीजों में आपके पास क्यू नॉट इनिशियल स्टेट था, इसी तरीके से कैपिटल क्यू था सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स, इसी तरीके से सिग्मा था आपके पास अल्फाबेट्स, इसी तरीके से एफ था आपके पास सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। ये 4 चीजें जो हैं एनएफए में भी सेम होती हैं और डीएफए में भी सेम होती हैं। मतलब एनएफए में भी आपके पास एक इनिशियल स्टेट होनी चाहिए, एनएफए के अंदर भी आपके पास स्टेट्स होनी चाहिए। एनएफए में भी सिग्मा होता है, एनएफए में भी क्या होता है, फाइनल स्टेट्स होती हैं। फर्क क्या आ गया, ये जो क्यू डेल्टा लिखा हुआ, ये डेल्टा जो है, ये क्या फर्क है, बेसिकली ट्रांजिशन फंक्शन। तो अगेन ये चारों चीजें पहले आप समझ लीजिए, ये वही चीजें हैं जो आप डीएफए बना के आए। ठीक है, तो एनएफए बनाना सीख रहे हैं, और एनएफए ज्यादा आसान है, उसमें रिलैक्सेशन ज्यादा है। तो वो रिलैक्सेशन किसकी वजह से, ट्रांजिशन टेबल या ट्रांजिशन फंक्शन की वजह से। तो ये 4 चीजें इसमें भी हैं उसमें भी है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये चारों चीजें इसमें भी हैं और उसमें भी है, तो मैं मिटा रहा हूँ। सिर्फ जो वाहिद चीज है वो क्या है, डावा। अब अगर मैं डीएफए का डावा लिखूं, डीएफए का डावा या ट्रांजिशन फंक्शन, तो वो क्या होता है कि इज अ फंक्शन ऑफ क्यू क्रॉस सिग्मा। रिप्लाई में आपको क्या मिलता है, क्यू मिलता है। रिटर्न में आपको क्या मिलता है, क्यू। मतलब क्या है कि स्टेट्स सिग्मा के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगी, मतलब हर स्टेट पे सॉरी सिग्मा के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगी, और आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, स्टेट्स ही मिलेंगी। लाइक अगर आपके पास 2 स्टेट्स हैं ए एंड बी, अगर आपके पास 2 स्टेट्स हैं ए एंड बी, अगर आपके पास 2 स्टेट्स हैं ए एंड बी, और आपके पास 2 ही अल्फाबेट है ए कॉमा बी, 2 स्टेट्स हैं और 2 ही अल्फाबेट है, तो आपको रिटर्न में क्या मिल सकता है, ए कॉमा ए कॉमा बी कॉमा ए, बी कॉमा बी। ये आपके पास 4 ट्रांजिशन होंगी पॉसिबल। ये कहते हैं कि आपको इन 4 ट्रांजिशन के बदले में क्यू ही मिलेगा। इसमें हमने कैपिटल क्यू क्या सपोज किया हुआ, ए एंड बी। तो आपके पास ये सिर्फ 2 ऑप्शन है। इसका मतलब क्या है, ए कॉमा ए पे आप खड़े हैं, या तो आप कैपिटल ए पे जा सकते हैं या आप कैपिटल बी पे जा सकते हैं। मैं रेड मार्कर और ग्रीन मार्कर से सीन ड्रॉ कर रहा हूँ कि कोई एक पॉसिबल है, या तो ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल है। मतलब क्या है कि अगर आप ए पे खड़े में हैं और स्मॉल ए की ट्रांजिशन होती है, तो या तो आप ए पे जाएंगे या बी पे जाएंगे, आपके पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। लाइक आप दोनों पे नहीं जा सकते। बताने का मकसद क्या है ये, और ये भी बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि लाजमी जाना है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा एनएफए से कंपेयर करूं, अगर मैं एनएफए की ये चीज समझाऊं, तो आप बोलेंगे सर ये तो अजीब सी बात है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली करेंगे तो समझ में आएगा। ये देखिएगा, डावा इज अ फंक्शन ऑफ क्यू क्रॉस सिग्मा। रिटर्न में आपको क्या देता है, 2 की पावर क्यू, क्यू की लेंथ, 2 की पावर क्यू की लेंथ। मतलब क्या है, ये देखें, ये भी वही कह रहा है कि ए कॉमा बी है और स्मॉल ए कॉमा बी। ये भी यही कह रहा है कि ए कॉमा बी कॉमा ए एंड बी कॉमा बी। ये भी यही बात कह रहा है। लेकिन फर्क क्या है, ये कह रहा है कि आपको रिटर्न में क्या मिल सकता है, 2 की पावर क्यू नंबर्स ऑफ स्टेट्स। मतलब क्या है कि 2 की पावर क्यू, क्यू कितने हैं, क्यू की लेंथ कितनी है, क्यू की लेंथ कितनी है जी, क्यू की लेंथ कितनी है, क्यू की लेंथ बताएगा कोई मुझे स्टूडेंट। क्यू में कितने मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं क्यू में। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 2 की पावर 2 इतने मेंबर आपको मिल सकते हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, दोबारा देखिएगा।
जी मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है, वो असल में शायद हैंग हो रहा था। ठीक है, तो देखें 2 की पावर क्यू, मैं 2 की पावर क्यू से कितने थ्रेड बना सकता हूँ अगर हम देखें तो ए बी, 4 थ्रेड बनाने मुझे। 2 की पावर 2 के कितने मतलब होता है 4, तो देखें 4 थ्रेड, एक बन जाएगा ए कॉमा बी और एक बन जाएगा नल सेट। दोबारा समझिएगा, मुझे ए और बी के 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? 4। तो एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक ए कॉमा बी हो गया और एक क्या हो गया? नल। अब अगर आप टेक्निकली इसको समझे तो ये कहते हैं अगर आप ए पे खड़े में और स्मॉल ए की ट्रांजिशन होती है तो आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं? देखें, ये पहला ऑप्शन कि आप ए पे खड़े में, स्मॉल ए पे आप ए पे ही जा सकते हैं, ये वाला ऑप्शन। ये समझ में आ गई बात? दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आप ए पे खड़े में और स्मॉल ए आता है तो आप बी पे जा सकते हैं। कंसिडरिंग के वी हैव ओनली 2 स्टेट्स, हम 2 स्टेट्स की बात कर रहे हैं। 2 से ज्यादा होंगी तो डेफिनेटली 2 की पावर क्यू में चेंज हो जाएगा। अब ये तीसरी चीज क्या कह रहे हैं, ये देखें, ये 2 चीजें समझ में आ गई। ये डीएफए में भी पॉसिबल थी, एनएफए में भी थी, ऐसे ही है ना? बात समझ में आ रही है कि ये डीएफए में भी पॉसिबल थी और एनएफए में भी पॉसिबल है। जी समझ में आ रही है बात? अब यहां पर ये कह रहे हैं कि ए कॉमा बी का मतलब क्या है कि आप ये ऑप्शन भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये, आप अगर ए पे खड़े में स्मॉल ए आता है तो आप ए पर भी जा सकते हैं और पैरेलल में बी पे भी जा सकते हैं। मतलब ये ट्रांजिशन इसमें अलाउ है, ये ट्रांजिशन इसके अंदर अलाउ है। समझ में आया पॉइंट कि अगर आप ए पे खड़े हुए हैं तो स्मॉल ए की मल्टीपल ट्रांजिशन आपको अलाउ है। समझ में आई बात? अलाउ का मतलब ये नहीं कि आपने ये समझ लिया कि कहाँ यूज होगी, अभी सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि ये अलाउ है। इसी तरीके से आखिरी वाली का मतलब क्या है, ये देखें कि अगर आप ए पे खड़े हैं और आप चाहते हैं कि आप स्मॉल ए की ट्रांजिशन ना करें, आप ए पे खड़े में आप चाहते हैं आप स्मॉल ए की ट्रांजिशन ना करें, सिर्फ ये ट्रांजिशन कर लें, तो ये भी अलाउ है। अगर आप कोई ट्रांजिशन छोड़ना चाह रहे हैं तो वो भी आपको एनएफए के अंदर अलाउ होता है। पॉइंट समझ में आ गया? अगर आप कोई ट्रांजिशन स्किप करना चाह रहे हैं तो वो भी आपको एनएफए में अलाउ होता है। ये पॉइंट समझ में आ गया कि डीएफए में क्या होता था, हर स्टेट कंप्लीट होती थी। कंप्लीट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि हर वो स्टेट जिस पे तमाम अल्फाबेट की ट्रांजिशन हो रही हो और एक ही हो रही हो वो स्टेट कंप्लीट कहलाती है। तो डीएफए में तमाम स्टेट्स कंप्लीट होती है, एनएफए में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको अगर लगता है कि इसकी ये ट्रांजिशन करने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ दें। लॉजिक क्या होगी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? तो अभी जो है हम एक दो क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि एनएफए कैसे आसान है और डीएफए क्यों मुश्किल है। ये देखिए हम एक सवाल लिख रहे हैं, वही सवाल करेंगे जो हमने वहां करे थे। ठीक है, वही सवाल करेंगे जो हमने वहां करे थे। तो हम एक सवाल लिख रहे हैं, डब्ल्यू लेंथ 2 के लिए काम कर लो, ठीक है ना? लेंथ 2 के लिए काम कर लो, सही है बात? वही सिग्मा है हमारा, ये कॉमा भी। अब हम इसको किससे बनाना चाह रहे हैं? हम इसको बनाना चाह रहे हैं एनएफए से, सही है? एनएफए देखिए क्या कहता है, एनएफए कहता है यार आप अपने क्वेश्चन की फिक्र कीजिए और क्वेश्चन के अलावा किसी की फिक्र ना कीजिए। अगर क्वेश्चन के अलावा कोई चीज आ रही हो तो उसकी ट्रांजिशन बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहला सवाल, फिर मुझे बताइएगा कि क्या समझ में आया। हमें पता है 2 लेंथ के लिए काम करना पड़ता है, ऐसे ही ना? हमें पता है लेंथ 2 के लिए काम करना पड़ता है, ऐसे ही है? हमें पता है लेंथ 2 के लिए काम करना पड़ता है, यही है ना? अब अगर ये डीएफए होता तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई 2 से ज्यादा आएंगे तो उसकी ट्रांजिशन भी करो। लेकिन चूंकि ये एनएफए है तो एनएफए ये कहता है कि जहां आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको मजीद ट्रांजिशन फजूल में करने की जरूरत नहीं है। अगर सी पे खड़े में, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आपको मिला ए और आपने बताना है कि एक्सेप्ट हुआ रिजेक्ट। ए पे खड़े में स्मॉल ए आया, यहाँ चले गए, खत्म हो गया, स्ट्रिंग रिजेक्ट हो गया। अब आपके पास आया ए बी, आपने कहा सर ये तो एक्सेप्ट हो रहा है, ये देखें ए और बी। समझ में आ गया सबके? अब आ जाए कि अगर कोई 3 वाला मिला तो देखें ये होता है, ए पे खड़े हुए स्मॉल ए आया, बी पे चले गए, बी पे खड़े में स्मॉल बी आया, सी पे चले गए, सी पे खड़े में स्मॉल ए आया, आपके पास ट्रांजिशन ही नहीं है। ये पॉइंट गौर से समझ लीजिएगा। आप सी पे खड़े में स्मॉल ए आया, आपके पास ट्रांजिशन ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप ये नहीं देखते कि आप फाइनल स्टेट पे खड़े हैं तो एक्सेप्ट,
अगर किसी स्टेट पे आप खड़े हैं और आपके पास ट्रांजिशन नहीं आती तो आप उस ऑटोमेटा उस स्ट्रिंग को फौरन रिजेक्ट कर देंगे। क्या समझे? क्या समझे कि अगर किसी स्टेट पे आप खड़े हुए हैं और उस स्टेट पे अगर कोई ट्रांजिशन नहीं आ रही जो चीज आपको चाहिए, तो वो स्ट्रिंग उसी वक्त रिजेक्ट हो जाएगा। समझे? अगर ये डीएफए होता तो मैं सी पे ट्रांजिशन करके दिखाता रिजेक्ट करने के लिए। बेटा बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं, दोबारा समझ लीजिए। अगर किसी स्टेट पे आप खड़े हुए हैं और आपके पास उस स्टेट पे उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की ट्रांजिशन नहीं है, तो ऑटोमेटा वहीं खत्म कर देगा, स्ट्रिंग को बोलेगा रिजेक्ट। डीएफए क्या करता था? डीएफए कहता था पूरा स्ट्रिंग चेक करने के बाद बताऊंगा। एनएफए ये कह रहा है पूरा स्ट्रिंग चेक कर। देखें, एक बात समझने की कोशिश कीजिए। उस्मान, मेरा नाम आप पूरा देखे बगैर नहीं बता सकते कि ये उस्मान लिखा हुआ है, चाहे एनएफए हो या डीएफ। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है? एक्सेप्ट के लिए, एक्सेप्ट के लिए जब तक पूरा स्ट्रिंग ना चेक कर लें आप नहीं बता सकते कि ये स्ट्रिंग क्या लिखा हुआ है। ऐसा ही है या नहीं है? सही कह रहा हूं गलत? एक्सेप्ट वाले केस के लिए जब तक आप स्ट्रिंग पूरा ना देख लें नहीं बता सकते। ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है ना? डीएफए ये कहता है, डीएफए ये कहता है, डीएफए डीएफए ये कहता है आपसे, सिर्फ ओनली डीएफए, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली डीएफए, कि मैं रिजेक्ट भी पूरा स्ट्रिंग देखने के बाद बताता हूँ, होल स्ट्रिंग। जब तक मेरा पूरा स्ट्रिंग खत्म नहीं होगा मैं नहीं बताऊंगा कि ये रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। ये याद है ना ये बात कि डीएफए भी रिजेक्ट जब बताता था जब स्ट्रिंग एंड होगा, और एनएफ और एक्सेप्ट भी जब बताता था जब स्ट्रिंग एंड होगा। ये बात याद है? एनएफए ये कहता है कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट, एक्सेप्ट में तो मैं वैसे ही काम कर रहा हूं जैसे डीएफए काम कर रहा है बिल्कुल, लेकिन रिजेक्ट में मैं मे बी पॉसिबल मैं आपको पहले बता दूं कि ये स्ट्रिंग रिजेक्ट हो सकता है आगे जाके। मैं आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूं, अब दोबारा देखिए। हमने ये ऑटोमेटा बनाया, अगर ये डीएफए होता तो आप क्या करते हैं? यहां पर जल्दी जल्दी आंसर करें भाई, जल्दी जल्दी आंसर करें। अगर ये डीएफए होता तो आप क्या बताते? अगर ये डीएफए होता तो क्या ये क्वेश्चन सही था? क्या चेंजेस करने पड़ते? जी एनीवन? आप बनाते डेड स्टेट, ऐसे ही ना आप भी डेड स्टेट बनाते। एनएफए आपको कह रहा है कि, और डेड स्टेट क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपको हर स्टेट कंप्लीट करनी होती है। तो सी पे आप स्मॉल ए भी बनाते हो और स्मॉल बी भी बनाते हैं, ऐसा ही ना? एनएफए ये कह रहा है कि आपको जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन के अलावा कुछ आता है तो अगर सी पे कोई चीज आती भी है तो आपके पास चूंकि ट्रांजिशन नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। ए भी है, ए भी है, आपने कहा सर ए पे खड़े हुए, स्मॉल ए आया, हम बी पे चले गए, ऐसा ही है ना? ऐसा ही होता है, जल्दी बताएं। फिर बी पे खड़े हुए, स्मॉल बी आया तो आप सी पे चले गए, ऐसे ही है। हमें ये बात पता है कि सी पे जाना एक्सेप्ट होने की निशानी नहीं है, सी पे बिल्कुल एंड तक खड़े होना है स्टेट। अब जैसे ही सी पर स्मॉल ए आया, आपके पास सी पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन है, सी पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन है, बस ये रिजेक्ट होगी। अगर किसी स्टेट पर किसी अल्फाबेट की ट्रांजिशन ना हो तो ऑटोमेटा उसको वहीं रिजेक्ट कर देगा। आर यू गेटिंग मी? एक दो सवाल और देखिए तो समझ में आएगा दोनों का फर्क। आप डीएफए नहीं पढ़ रहे, आप क्या पढ़ रहे हैं? एनएफए पढ़ रहे हैं, ये अपने दिमाग में याद रखिए। एक सवाल और देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है? W इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को आपको एक्सेप्ट करवाना है। W इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखें
हमारे मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की कि भाई 2 या 2 से ज़्यादा एक्सेप्ट होने चाहिए। तो आपने बोला सर ये देखें, 1 के लिए मुझे ये करना पड़ेगा और 2 के लिए ये करना पड़ेगा, और सर चूंकि 2 से ज़्यादा भी आप एक्सेप्ट करवा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर है, 2 से ज़्यादा को एक्सेप्ट करवाना भी क्वेश्चन के अंदर है, सर मैं इस पर ये बना देता हूँ। तो आपको लगेगा ये तो सर बिल्कुल 2 या 2 से ज़्यादा को एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसा ही है ना। क्या ये स्टेट कम पे ये ट्रांजिशन किए बगैर क्वेश्चन काम कर सकता था या नहीं कर सकता था? क्या इस स्टेट पे ये ट्रांजिशन किए बगैर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता था या नहीं हो सकता था? क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि आपने 2 से ज्यादा को भी एक्सेप्ट करवाना है। देखिए आपका क्वेश्चन है ये पहले वाले में, मतलब मैं आपको अगर मैं एक बॉक्स बनाऊं, ये बॉक्स है आपका क्वेश्चन। डीएफए ये कहता था कि आप अपने क्वेश्चन की भी फिक्र करें और क्वेश्चन के बाहर की दुनिया की भी फिक्र करें। डीएफए ये कहता था, बोलता था इनको एक्सेप्ट करवाए, इनको रिजेक्ट करवाए, इसको एक्सेप्ट करवाए, बाहर वाले को रिजेक्ट करवाए। एनएफए ये कहता है कि सर बस आप अपने क्वेश्चन की सोचें, क्वेश्चन की सोचें, क्वेश्चन के बाहर की जो दुनिया है ना उसकी ट्रांजिशन आपको देने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही जो है ना, अगर उसकी ट्रांजिशन आप नहीं देंगे, ऐसा कुछ सिनेरियो होगा, हम खुद ही रिजेक्ट कर देंगे। मुझे एक सवाल और बताना है ताकि आपको ये प्रॉब्लम पूरी सही से समझ में आ जाए। ये देखिए सबसे बेहतर सवाल ये है, शायद इससे समझ में आ जाए। स्टार्ट विद स्ट्रिंग बनाते हैं। सही है भाई, हम सबको पता है कि अगर शुरू में ए आएगा तो हम इसको आगे ले आएंगे, फिर उसके बाद कुछ भी आएगा हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा ही है, ए की ये बात है ना कि शुरू में ए आएगा तो हम फाइनल पे चले जाएंगे और उसके बाद कुछ भी आएगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना। जो स्टार्ट विद ए के स्ट्रिंग होते हैं, क्या उसमें सिर्फ ए आता है या ए के बाद भी कुछ आता है? आ सकता है ना। अभी जितना क्वेश्चन बना हुआ है, क्या ये मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? शुरू में ए आएगा और उसके बाद कुछ भी आ सकता है, तो ये रिक्वायरमेंट है या नहीं है? अब मुझे बताइए कि अगर बी आए तो क्या होना चाहिए? बी आए तो क्या होना चाहिए? अगर शुरू में बी आ जाए तो क्या होना चाहिए? रिजेक्ट होना चाहिए ना। तो हम नहीं बना रहे उस ट्रांजिशन को। हमने कहा भाई चूंकि हम ट्रांजिशन नहीं बना रहे, एनएफए खुद ही समझ जाएगा कि भाई अगर शुरू में बी आ जाए, चूंकि ट्रांजिशन नहीं है तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया। अब ये देखें ए बी, ठीक है, शुरू में ए आया आप इधर चलेगा, ए बी आप यहीं चलेगा, लेकिन शुरू में आ गया बी। अब आप कहाँ खड़े हैं? ए पे। आपके पास शुरू में क्या आया? बी। क्या आपके पास ट्रांजिशन है? क्या आपके पास ए में बी की ट्रांजिशन है? क्या आपके पास ए में बी की ट्रांजिशन है? नहीं है। बस यही क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आर यू गेटिंग मी? समझ में आई बात? यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। पॉइंट समझ में आया? एक्स्ट्रा काम नहीं करें, ऑटोमेटा में कोई ट्रांजिशन नहीं बनाए अगर उसकी जरूरत नहीं है। समझ में आती है ये बात? और एनएफए की बेसिक जिम्मेदारी यही है कि अगर किसी स्टेट पे वो खड़ा हुआ है और उसके पास उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की ट्रांजिशन नहीं होती तो वहां वो उसको रिजेक्ट कर देगा। समझ में आ गया बेटा? तो देखिए इतना सा क्वेश्चन है एनएफए में। अगर मैं इसका डीएफए बनाऊं तो क्या होगा? नीचे बी भी बनाना पड़ेगा, डेड स्टेट भी बनानी पड़ेगी। समझ में आई ये बात? जी समझ आई? ये बस इसका आंसर है, इतना सा बस। अब देखें इसका अगर ट्रांजिशन टेबल बनाए तो कैसे बनता है? ए पे खड़े में, बी पे खड़े में, वही है बिल्कुल। बस जहां ट्रांजिशन नहीं होती तो वहां क्या करते हैं, ये देखें, जहां पे ट्रांजिशन नहीं होती तो वहां क्या करते हैं? ए पे खड़े में, स्मॉल ए आया, आप बी पे चले गए। ए पे खड़े में, स्मॉल बी आया, कोई ट्रांजिशन नहीं है, आपने बना दिया नल। इसका मतलब है कि आप जो है वो कोई ट्रांजिशन नहीं करेंगे। बी पे खड़े में, स्मॉल ए आया, बी पर ही है, बी पे खड़े में, स्मॉल बी आया, आप बी पर ही हैं। सही है, बस ये काम। तो जहां पर कोई ट्रांजिशन नहीं आ रही, आप क्या बना रहे हैं?
नल बना रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये इसका ऑटोमेटा होता है और ट्रांजिशन टेबल होता है। इज इट क्लियर? एक और सवाल कर लेते हैं। एंड विद ए, सही है भाई। तो अगर एंड विद ए की बात करें तो ऑटोमेटा के बगैर मुझे लॉजिक बताइए कि ऑटोमेटा के बगैर अगर लॉजिक बताएं कि एंड विद ए में स्ट्रिंग में क्या होता है, तो आपका सबसे बेहतर जवाब क्या होगा? एंड विद ए का। ऑटोमेटा से हट के बताइए लॉजिक भाई। एंड विद ए का मतलब सर ये होता है, क्या होता है? एंड विद ए का मतलब ये होता है सर कि शुरू में कुछ भी है, आखिर में क्या आएगा? ए आएगा। ऐसा ही है सर? शुरू में कुछ भी आता है तो सबसे आखिरी क्या होगा? ए होगा। ऐसा ही है? ये बात होती है ना बेटा। अब मुझे बताइए, अगर मैं किसी स्टेट पे खड़ा हूं और मैं ये लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है? कि इनिशियल स्टेट पे ए या बी आएगा, मैं इनिशियल स्टेट पे रहूंगा, यही मतलब है? शुरू में कुछ भी आया मैं यहीं पर गिराऊंगा। अब इस सवाल को जरा तवज्जो से सुनिएगा, थोड़ा सा ये मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन मैं आखिर में बस मेरी ट्रांजिशन क्या होगी? बी होगी। तो गौर से देखें इस सवाल को। एंड विद ए, शुरू में कुछ भी आया, मैं ए पे खड़ा हुआ और जैसे ही मेरे पास फाइनल में ए आएगा मैं बी पे चला जाऊंगा। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप इसमें गौर से एक चीज देखिए कि जो आपने मुझे बताया उसको मैंने डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। आपने बोला था शुरू में कुछ भी आए आप इनिशियल पे खड़े रहेंगे, आखिर में क्या आएगा? ये आएगा। मैंने कहा अच्छा अभी बना देता हूँ। देखिए शुरू में कुछ भी आ रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आखिर में क्या आ रहा है? यार अब स्टूडेंट कह रहे हैं सर आपने कैपिटल ए पे 2 ट्रांजिशन की हुई है की, ऐसा ही है ना? कैपिटल ए पे हमने स्मॉल ए की 2 ट्रांजिशन की हुई है, ऐसा ही है? कैपिटल ए पर हमने स्मॉल ए की 2 ट्रांजिशन, ये इसमें अलाउ है। यही मैं बात आपसे कर रहा था टेक्निकली। इसको हम टेक्निकली समझ लेते हैं कि भाई ये क्या हुआ है इसमें, ठीक है? ये वर्क कैसे करेगा सर? ये जो चले आपने बना के समझा दिया, लेकिन ये वर्किंग कैसे करता है ये तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, ठीक है? ये देखिएगा, फर्स्ट करें आपने इनपुट दिया ए बी ए, इसे एक्सेप्ट होना चाहिए रिजेक्ट? इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट होना चाहिए रिजेक्ट? एक्सेप्ट। ये देखिएगा कैपिटल ए पे खड़े में स्मॉल ए आया, थोड़ी जगह बना लेते हैं, ए बी ए, कैपिटल ए पे खड़े में स्मॉल ए आया, तो बताएं कहाँ जाएंगे? क्या बता रहा है ये? कैपिटल ए पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन होगी तो कहाँ जाएंगे? 2 जगह पे जाएंगे बेटा, 2 जगह पे। कहाँ कहाँ जाएंगे? हाँ ये लिखूंगा, देखिए मैं यहाँ पर, समझे? कैपिटल ए पे खड़े हैं, स्मॉल ए पर कैपिटल ए पे भी जा रहे हैं, बी पे भी जा रहे हैं, देखिए समझे आप? कैपिटल ए पर खड़े हैं, स्मॉल ए पर 2 ट्रांजिशन कर रहे हैं, कैपिटल ए पर भी जा रहे हैं और कैपिटल बी पर भी जा रहे हैं, समझे? अब आप एक वक्त में 2 जगह पे खड़े हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों पर, और आपके पास स्मॉल बी की ट्रांजिशन आ रही है, तो मुझे बताइए कैपिटल ए पर स्मॉल बी क्या कर रहा है? कैपिटल ए पर स्मॉल बी क्या कर रहा है? क्या ट्रांजिशन दे रहा है? कैपिटल ए पर स्मॉल बी क्या ट्रांजिशन दे रहा है? नहीं, स्टेट कौन सी दे रहा है? ए। और कैपिटल बी पर स्मॉल बी क्या ट्रांजिशन दे रहा है? कैपिटल बी पर स्मॉल बी क्या ट्रांजिशन दे रहा है? कैपिटल बी पर स्मॉल बी क्या ट्रांजिशन दे रहा है? कुछ भी नहीं, नथिंग। ऐसा ही है? तो देखें यहां मैं नल नहीं लिख रहा, तो आप इसका मतलब ये कैपिटल ए और कैपिटल बी पर जब स्मॉल बी की ट्रांजिशन होती है तो आपको आंसर के तौर पर मिलता है स्मॉल ए। इज इट क्लियर? कैपिटल ए और बी पर जब स्मॉल बी की ट्रांजिशन होती है तो आपको आंसर के तौर पर मिलता है स्मॉल ए। चूंकि एक आध चीज बची भी है तो मैं क्वेश्चन को कंटिन्यू रखूंगा,
चूंकि इन दोनों के ट्रांजिशन में कम से कम मुझे एक स्टेट मिल रही है तो मेरा क्वेश्चन कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि इन दोनों के ट्रांजिशन में मुझे कम से कम एक स्टेट मिल रही है तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, आगे चलेगा। अब कैपिटल ए पर स्मॉल ए क्या कह रहा है बेटा, कैपिटल ए पर स्मॉल ए क्या कह रहा है, दो चीजें कह रहा है ना बेटा वो। कैपिटल ए पर स्मॉल ए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप कैपिटल ए पर भी जा सकते हो और कैपिटल बी पर भी जा सकते हो, ऐसा है? कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों पे जा सकते हैं ना? हम बी पे कैसे चले गए ये पूछ रहे हो? तो ये लिखा होता है कैपिटल ए स्मॉल ए पर इधर भी चला गया इधर भी चला गया। कैपिटल ए स्मॉल ए पर दो ट्रांजिशन कर रहा है, सही है। अब मुझे बताइए मेरा स्ट्रिंग खत्म हो गया, बेटा एक दफा सुन लें, देखें कैपिटल ए और बी, कैपिटल ए पे खड़े हुए थे, स्मॉल ए की ट्रांजिशन मिली तो ए और बी पे चलेगा। पहले मुझे बताइए समझ में आया, इतना समझ में आया? अब मुझे बताइए ये दो स्टेट्स हैं, मैं एक वक्त में दो जगह पर हूँ, एनएफ है ये। अब मुझे बताइए कैपिटल ए और कैपिटल बी पे स्मॉल बी की ट्रांजिशन देखनी है तो इंडिविजुअल चेक करिए, बताइए कैपिटल ए पे स्मॉल बी क्या कर रहा है, ऊपर देख के बताइए, जल्दी से बताइए। ए और कैपिटल बी पे स्मॉल बी क्या कर रही है, ए लिख दिया ये रहा। अब कैपिटल बी पे स्मॉल बी क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा ना, नल। तो यहाँ नल नहीं लिख रहा मैं, नल का मतलब होता है नथिंग। अब यहाँ पर चूंकि एक स्टेट रखी हुई है तो मैं आगे जाऊंगा। अगर फर्ज करें इन दोनों की ट्रांजिशन के दोनों तौर पे यहाँ पर फाइनल आंसर में नल आता तो मेरा क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता, वो आगे नहीं जाता, जैसे स्टार्ट विद बी में किया था। अब मुझे बताइए कैपिटल ए पे स्मॉल ए क्या कर रहा है, कैपिटल ए पर स्मॉल ए क्या कर रहा है, ए एंड बी। आपने स्ट्रिंग दिया ये इनपुट ए बी ए बी है, और जब आपका आखिरी करेक्टर इनपुट हो गया तो आप इस वक्त दो स्टेट पे खड़े हुए ए और बी पर। क्या इसमें से कोई फाइनल स्टेट है? जैसे आपका स्ट्रिंग खत्म हुआ क्या आप किसी एक फाइनल स्टेट पे भी खड़े हैं? अगर आप खड़े हुए तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया, अगर आप नहीं खड़े हुए तो स्ट्रिंग क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। आप बेटा एक से ज्यादा स्टेट्स पर हो सकते हैं एनएफए में। अगर आपका स्ट्रिंग खत्म हो गया और आप एक से ज्यादा स्टेट्स पर हैं तो क्या कम से कम किसी एक फाइनल स्टेट पर अगर आप हैं तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। तो ये स्ट्रिंग क्या हो गया, एक्सेप्ट। रिजेक्ट वाली बात समझ लेते हैं, ये देखें ए बी बी, इसे रिजेक्ट होना चाहिए। ये देखिएगा कैपिटल ए पे खड़े में स्मॉल ए कहाँ जा रहा है, जल्दी बताइए, ए बी, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना बेटा? कैपिटल ए पर स्मॉल ए कहाँ जा रहा है, ए बी, ऐसा ही है। अब इन दोनों पे मुझे स्मॉल बी की ट्रांजिशन करनी है तो बताइए यहाँ क्या आएगा, जल्दी बताइए। कैपिटल ए बी पे जाएगा कैपिटल ए पर, और कैपिटल बी जाएगा बी पे कहीं पर भी नहीं, ऐसा ही है, यही मिलेगा। अब मुझे बताइए क्या रह गया, बी। कैपिटल ए पर स्मॉल बी की ट्रांजिशन की तो क्या मिलेगा, कैपिटल ए पर स्मॉल बी की ट्रांजिशन की तो क्या मिलेगा, कैपिटल ए। मेरा स्ट्रिंग खत्म हो गया, बताइए क्या मैं फाइनल स्टेट पर हूं, क्या मैं फाइनल स्टेट पर हूं, रिजेक्ट। समझ में आ गई बात? जी समझ आया? आपने उस चीज की फिक्र करनी है जो आपके क्वेश्चन की डोमेन में, जो आपके क्वेश्चन की डोमेन में नहीं है आप उसकी फिक्र ना करें, वो खुद ब खुद हो जाएगा। बेफिक्र होकर आप सिर्फ उसकी फिक्र कर लीजिए जो आपके क्वेश्चन की डोमेन में। अगर आप सिर्फ उसकी फिक्र कर लें जो आपके क्वेश्चन की डोमेन में है तो जो क्वेश्चन की डोमेन में नहीं है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कंटेन ए, कंटेन है बताइए, कंटेन एटलीस्ट है, ठीक है। मैं कम से कम ये क्या आता हूँ, तो इसकी लॉजिक सिंपल क्या है कि सर शुरू में कुछ भी आए, आखिर में कुछ भी आए,
हमें ए के देखना है। तो देखें, हमने बोला सर ये देखें, शुरू में कुछ भी आए, बस ए के देख के मैं फाइनल पे चला जाऊंगा, फिर उसके बाद कुछ भी आए। ये हमारी क्वेश्चन की कि मैं फाइनल स्टेट पे क्या जाऊंगा, कम से कम ए के देख के, बस ये लिखा है। अब कुछ सोचना ही नहीं है आपने। देखें, दियर इज अ मेथड कॉल्ड एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन। आप जब वो मेथड अप्लाई करेंगे ना, तो ये एनएफए वही बन जाएगा जो आपने पहले डीएफए बनाया था। ये एनएफए एज इट इज वो डीएफए बन जाएगा। अभी आपने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया, उससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, हर क्वेश्चन में आपने एनएफए टू डीएफए का मेथड लगाना होगा, तो वो वही डीएफए बन जाएगा जो आपने पहले डिजाइन किया था। अब अगर मैं इसका मैं ट्रांजिशन टेबल बनाऊं, ये देखें, ए बी, देखें ए पे खड़े हैं, स्मॉल ए पे क्या कर रहा है, ए कॉमा बी, ऐसे लिखते हैं आप। और ए पे खड़े में बी पे क्या कह रहा है, ए पर ही रहूंगा, और बी पे खड़े में बी और बी। जब मल्टीपल ट्रांजिशन होती है तो आप ऐसे लिखते हैं, ए कॉमा बी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, तो सिंपल सिंपल से सवाल है कि भाई हम अपने क्वेश्चन की डोमेन में जो चीजें आ रही हैं सिर्फ उनकी फिक्र कर रहे हैं, हम हर किसी चीज की फिक्र नहीं कर रहे। तो एक दो क्वेश्चन मैं और बता देता हूं आपको। जैसे इसे स्टार्ट विद ए बी, स्टार्ट विद ए बी। तो आपने कहा सर देखें, हमें तो भाई एनएफए बनाना है, तो हमने कहा सर शुरू में ए आए, सही है, फिर बी आए, सही है, तो फाइनल पे चले जाओ, और उसके बाद कुछ भी आए एक्सेप्ट कर लो। आप बोले सर शुरू में अगर बी आया था, मैं टेंशन नहीं लेंगे सर, अगर ए के बाद ए आ गया उसकी भी टेंशन नहीं ली। जो ट्रांजिशन मौजूद नहीं है वो ऑटोमेटिकली, इसका मतलब है हम रिजेक्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर शुरू में बी आएगा तो ए पे बी की ट्रांजिशन नहीं है, ऐसा ही है ना। फर्ज करें ए आ गया, तो हम ए पे क्या करेंगे, ये देखें ये आ गया शुरू में, तो कैपिटल ए पे खड़े में स्मॉल ए पे कहाँ चलेगा, बी पर, फिर कैपिटल बी पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन ही नहीं है, क्वेश्चन वही खत्म हो गया। समझ रहे हैं? आपने सिर्फ उस चीज की फिक्र करनी है जो आपके क्वेश्चन की डोमेन में है। जो नहीं है उसकी ट्रांजिशन ना बनाए, वो ऑटोमेटिकली उसको पता है कि मुझे क्या करना है, वही रिजेक्ट हो गया। फर्ज करें इसके बाद बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारे स्ट्रिंग लिखे हुए ए बी ए बी, लेकिन वो यही खत्म कर देगा, बोलेगा मैं आगे जा ही नहीं रहा क्योंकि मेरे पास कैपिटल बी पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन ही नहीं है। समझ रहे? आसान है। तो सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। तो सवाल यहाँ तक तो पूछ लीजिए बेटा। आसान होने वाली है।